दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में मैं आपके साथ आदित्य शुक्ला। आज नेपाल की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ और राजशाही तंत्र की पुनः स्थापना की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे। ये इतनी ज्यादा संख्या में थे और ये इतने उग्र रूप में थे कि वहां की सरकार को बैकफुट पर आ जाना पड़ा और इनके ऊपर लाठीचार्ज और पानी की बौछारें की गई, तब इनको कंट्रोल किया जा सके। आखिर क्यों वहां पर हिंदू राष्ट्र की मांग अचानक से उठने लगी और पुनः राजशाही तंत्र की स्थापना की मांग उठने लगी? हिंदू राष्ट्र की मांग तो समझ में आता है, क्योंकि रह रहकर अपने देश में भी हिंदू राष्ट्र की मांग उठती रहती है। हिंदू राष्ट्र चलिए एक समझ में आ रहा है कि चलिए ठीक है उठ रहा है, लेकिन राजशाही तंत्र की स्थापना क्यों उठ रहा है और हिंदू राष्ट्र से राजशाही तंत्र का क्या संबंध है? हम आपको पूरा समझाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। 2008 तक हम आपको बता दें कि विश्व का इकलौता राष्ट्र नेपाल जो हिंदू राष्ट्र था। 2008 के बाद से 2008 में नेपाल की जो है नई गठित संसद ने हिंदू राष्ट्र को संवैधानिक रूप से खत्म कर दिया। उसके बाद से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपाल घोषित कर दिया गया। धर्मनिरपेक्ष हिंदू राष्ट्र के समर्थकों का मानना है, हिंदू राष्ट्र के पक्षधरों का मानना है कि जब से हिंदू राष्ट्र 2008 से नेपाल से गया है, तब से नेपाल में हिंदू मूल्यों का मजाक बनाया जाता है, हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचाया जाता है। इसी को लेकर के वो पुनः हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे और काफी उग्र रूप से उतरे। अब जो धर्म निरपेक्ष के समर्थक हैं, धर्मनिरपेक्ष का समर्थन करने वाले बुद्धिजीवी हैं, उनका मानना है कि नेपाल में रह रहे अल्पसंख्यकों का हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद उनके मूल्यों का हनन होगा और उनके अधिकार कहीं ना कहीं समाप्त कर दिए जाएंगे। क्या ये वास्तव में सही है कि उनके अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे? ये तो अगर हम तथ्यों की बात करें तो ये बिल्कुल रूप से ये मिथक है, क्योंकि 2008 के पहले भी अल्पसंख्यक नेपाल में रहते थे और उन्हें पूरी तरीके से स्वतंत्रता थी और 2008 के पहले इकलौता हिंदू राष्ट्र नेपाल था, लेकिन 2008 में खत्म कर दिया गया। हिंदू राष्ट्र का दर्जा धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। जैसे हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, वैसे अब नेपाल भी है। बात करें तो इस समय पूरे विश्व में कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। अब इन सब मामले के बीच में राजशाही तंत्र की पुनः स्थापना कहां से समझ में आ जाता है? हर व्यक्ति की यही मांग होती है और हर व्यक्ति की यही चाह होती है कि हम एक अच्छे लोकतंत्र में रहे। जैसे भारत पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और स्वतंत्रता है। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा जनता के लिए ही शासन करना। जनता द्वारा जो चुन के आएगा वो शासन करे। और राजतंत्र में क्या होता है? राज परिवार का व्यक्ति ही, एक राजा ही जनता पर शासन करता है। आखिर क्यों ये मांग उठने लगी? हम आपको बता दें कि 2006 तक नेपाल में राजशाही तंत्र चलता था। जैसे ब्रिटेन में राजशाही तंत्र आज भी कायम है, वैसे ही नेपाल में भी राजा का शासन हुआ करता था। भले ही प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन राजा वहां का मुक्त होता था। राजा ही शासन को नियंत्रण करता था। उसी के इशारे पर प्रधानमंत्री या कोई भी कार्य करता था। 2006 तक राजशाही शासन था, लेकिन 2006 में इसे खत्म कर दिया गया। 2008 में जब नई संसद का गठन हुआ नेपाल में, तो राजशाही तंत्र को संवैधानिक रूप से खत्म कर दिया गया। हम आपको बता दें कि 1950 के बाद से नेपाल में शाह वंश का शासन था। लगातार 2006 तक ये शासन बना रहा। 1980 और 90 के दशक में पहली बार नेपाल में प्रधानमंत्री चुना गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री चुना गया, राजा के पास तो सारी संपत्ति थी, उसे क्या करप्शन की जरूरत थी? लेकिन जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, जो लोग सत्ता में आए, वो कहीं ना कहीं करप्शन करने लगे। राजा, जो शाह वंश के राजा थे नेपाल के, वो नाराज हो गए। पुनः उन्होंने सभी पार्टियों पर बैन लगा दिया। उसके बाद से 1995-96 में जो लोग कुछ सत्ता का आनंद ले चुके थे, अब वो राजा का विरोध करने लगे थे, क्योंकि एक बार सत्ता का आनंद ले चुके हैं तो अब पुनः उसी चक्कर में थे। ये आते आते विरोध 2001-2002 तक काफी तेज हो गया और 2006 में इसे समाप्त ही कर दिया गया राजशाही शासन को। 2001 में एक बहुत बड़ी घटना घटी। शाह वंश के ही, शाह परिवार के, राजशाही परिवार के ही एक क्राउन प्रिंस थे, दीपेंद्र शाह। उन्होंने अपने पूरे राज परिवार को गोली मार दी और बाद में स्वयं को भी गोली मार करके खत्म कर लिया। पूरा राज परिवार खत्म हो गया। अच्छा, हम आपको एक बात और बता दें कि नेपाल में राजा को भगवान विष्णु का वंशज माना जाता है। उनमें एक रूप से वहां पर भगवान माना जाता है राजा को। और जो लोग अभी सड़कों पर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के राजशाही तंत्र को पुनः स्थापित करने के लिए उतरे हैं, ऐसा सूत्रों के हिसाब से और वहां की मीडिया द्वारा यही बताया जा रहा है कि जो वर्तमान राजा थे, 2006 तक जो राजा थे, और आज भी लोग उन्हें राजा मानते हैं, संवैधानिक रूप से भले न राजा हों, ज्ञान विक्रम शाह का इन भीड़ जो ये लोग उतरे हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के और राजशाही तंत्र स्थापित करने को, इनका समर्थन प्राप्त है राजा जो है ज्ञान विक्रम शाह का। अच्छा, जब 2001 में राजशाही परिवार को पूरा खत्म कर दिया गया, तो ये राजा ज्ञान विक्रम शाह कौन है? राजा ज्ञान विक्रम शाह कुंवर देव, जो दीपेंद्र शाह थे, जिन्होंने अपने पूरे राज परिवार को खत्म कर दिया, उन्हीं के एक चाचा बताए जाते हैं। ये इनमें से बच गए थे। उसके बाद सत्ता
ज्ञान विक्रम शाह के हाथ में आ गई। अब 2006 तक ये राजा बने रहे, लेकिन 2006 में काफी विरोध हुआ, वोटिंग भी हुई, तो उसमें यही निर्णय आया कि राजशाही तंत्र को अब खत्म कर दिया जाए। संवैधानिक रूप से राजशाही तंत्र को 2008 में खत्म कर दिया गया। 2006 में एक वक्तव्य के माध्यम से ये कहा गया कि नहीं, अब भाई राजा का शासन नहीं होगा, संवैधानिक रूप से नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है। अब जो भीड़ उतरी है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ये ज्ञान विक्रम शाह के इशारे पर ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। ज्ञान विक्रम शाह चाहते हैं कि पुनः राजतंत्र की वापसी हो और राजा का शासन चले, क्योंकि अब जब राजशाही की वापसी होगी तो राजा कौन बनेगा? ज्ञान विक्रम शाह बनेंगे। इसी को लेकर के हिंदू राष्ट्र की मांग को भी एक उन्होंने साथ में लिया कि जब दो मांगे होंगी, और हिंदू राष्ट्र की मांग नेपाल में जो है काफी मजबूती से इस पक्ष को रखा जाता है कि नहीं, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। इसी के साथ जब राजशाही तंत्र की स्थापना की मांग को भी रख दिया जाएगा तो उसे भी पूरा किया जा सकता है। ज्ञान विक्रम शाह आज हम आपको बता दें कि नेपाल के एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनको लोग राजा मानते हैं, उनके पास जन समर्थन काफी ज्यादा संख्या में है। लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या नेपाल सरकार इन मांगों को पूरा करती है, क्योंकि ये बात तो स्पष्ट है राजशाही स्थापित करने की मांग को लेकर के कि जो वहां के लोग हैं वर्तमान सत्ता से खुश नहीं है, और वर्तमान सत्ता से खुश नहीं है तो वो विपक्ष से भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सत्ता को हटाना होता तो वो विपक्ष का समर्थन करते हैं, लेकिन उनकी सीधी सी मांग है कि राजशाही तंत्र को स्थापित किया जाए। इसी से स्पष्ट होता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों से वहां के लोग नाराज हैं, इसलिए राजतंत्र को पुनः स्थापित करने की मांग करते हैं। अब देखना यह होगा कि नेपाल की सरकार क्या हिंदू राष्ट्र के मांग को लागू करती है, क्या राजतंत्र पुनः स्थापित होता है। जहां तक मेरा मानना है कि राजतंत्र स्थापित करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग पर विचार जरूर किया जा सकता है, क्योंकि 2008 तक हिंदू राष्ट्र था और वहां की अधिकांश आबादी भी हिंदू राष्ट्र चाहती है। नेपाल में 90% हिंदू हैं, 10% ईसाई हैं। 2021 जनगणना की रिपोर्ट आई, उसमें एक ऐसा खुलासा हुआ जिसमें यह बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में वहां पर जो है धर्मांतरण के मामले सामने आए और ईसाई और मुस्लिम जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ी। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए वहां के लोग अब सड़कों पर उतरे हैं कि हिंदू राष्ट्र पुनः घोषित किया जाए। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।